हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों, प्रतिभा नॉलेज सेंटर चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। पिछले कुछ समय से जब से मैंने चैनल बनाया है तब से कई मेरे दोस्तों की मांग आ रही है कि मैं पट्टे कैसे बनते हैं, पट्टे बनाने पर मैं वीडियो बनाऊं। दोस्तों, पट्टा मूलभूत आवश्यकता और मूलभूत तत्व है नगर पालिका का या शहरी क्षेत्र का या ग्रामीण क्षेत्र, जहां भी बात करें। और पट्टा एक बहुत अहम दस्तावेज है आपके भूखंड के स्वामित्व का, जहां पर आप उस संपत्ति के मालिक, आप उस संपत्ति के हकदार तभी होते हैं जब पट्टा बनवाते हैं और पट्टे का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। परंतु मेरे दोस्तों को मैं बता देना चाहूंगा, पट्टा एक प्रकार का नहीं होता है। पट्टा बहुत प्रकार के होते हैं जिनके बारे में मैं आज वीडियो बनाने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं सभी मित्रों को बता देना चाहूंगा भी पट्टे बहुत प्रकार के होते हैं। उन प्रकारों का मैं विवरण आज बता देता हूं। बाकी प्रत्येक प्रकार के पट्टे पर एक या दो या तीन वीडियो बनेंगे। वो बहुत एक जो है जटिल और लंबी प्रक्रिया होती है, वो सभी मैं समय समय पर बना करके डालता रहूंगा। ये इतना आसान नहीं है कि एक वीडियो में सभी प्रकार के पट्टों का जो है यहाँ पर बखान किया जा सके या उनके बारे में, प्रक्रिया के बारे में बताया जा सके। इसलिए ये एक लंबी प्रक्रिया हो और जितने भी प्रकार के पट्टे हैं मैं उन पर वीडियो समय समय पर बना करके डालता रहूंगा। तो दोस्तों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। यदि आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो अन्य अपने दोस्तों को भी भेजें। प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता होती है, प्रत्येक व्यक्ति को यह जानना जरूरी होता है कि उसके भूखंड का पट्टा कैसे बनेगा। यदि पट्टा उसका भूखंड है तो वो भूखंड किस प्रवृत्ति का भूखंड है, कृषि भूमि का है या राजशाही का पट्टा, स्टेट ग्रांट का पट्टा बनेगा या कच्ची बस्ती का बनेगा या आबादी क्षेत्र का बनेगा। हर व्यक्ति को यह जानना जरूरी होता है। इसके लिए वह संबंधित नगरीय निकाय के चक्कर लगाता है, वहां पर उसको पूरी जानकारी मिलती है या नहीं मिलती है। तो आप घर बैठे इस जानकारी को जान सकते हैं, प्रत्येक दूसरे व्यक्ति को भी ये जानकारी दे सकते हैं। तो बिना देर किए चलते हैं अपने टॉपिक पर। और आज विभिन्न प्रकार के पट्टों के संबंध में, कितने प्रकार के पट्टे होते हैं, उनकी क्या क्या प्रवृत्तियां होती है, वो थोड़ा सा मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा। बाकी प्रत्येक अलग प्रकार के पट्टे के संबंध में अलग से वीडियो बना करके डालूंगा। तो दोस्तों, सामान्य अवस्था में जो हम जिस मकान में रहते हैं, शहरी क्षेत्र में अपने बात करें तो दो प्रकार के पट्टे होते हैं। एक पट्टा जो आबादी क्षेत्र में, जिसको जो है डी नोटिफाइड कच्ची बस्ती होती है, और एक होती है कच्ची बस्ती का पट्टा जो नोटिफाइड होती है, सरकार के द्वारा उसको नोटिफाइड किया हुआ होता है कि ये कच्ची बस्ती है, जहां पर सामान्यतः कच्चे जो है मकान बने होते हैं, मूलभूत सुविधाओं का अभाव होता है, उन्हें कच्ची बस्ती कहा जाता है। तो आबादी क्षेत्र कौन सा है और कच्ची बस्ती क्षेत्र कौन सा है, ये आपको संबंधित नगरीय निकाय से पता करना होगा कि आपका जो क्षेत्र जिसमें आप रह रहे हैं वह कच्ची बस्ती में आता है या वह आबादी क्षेत्र में आता है। तो पहले प्रकार का पट्टा है आबादी भूमि पर कब्जा नियमन। ये आबादी भूमि जो कच्ची बस्ती नहीं है, इसको छोड़ करके वार्डों में स्थित जो पुराने बहुत वर्षों के आबादी बसी हुई है, उसे आबादी भूमि पर कब्जा नियमन कहते हैं। इसका पट्टा होता है, इसे आबादी भूमि पर कब्जा नियमन ही कहते हैं। यह 300 वर्ग गज तक सामान्यतः बनाया जाता है दोस्तों, और इसके चार्जेस भी आपको संबंधित नगरीय निकाय से ही पता चलेंगे। आरक्षित दर के हिसाब से इसकी गणना की जाती है। दूसरे प्रकार का पट्टा होता है कच्ची बस्ती पर कब्जा नियमन। कच्ची बस्ती सामान्यतः सरकारी भूमि पर जो कब्जे हो जाते हैं, उन्हें सरकार द्वारा समय समय पर नियमन किया जाता है। कच्ची बस्ती पर जो पट्टा बनता है उस वह अहस्तांतरणीय पट्टा होता है दोस्तों। सामान्यतः यह 110 वर्ग गज तक का ही पट्टा बनता है। अभी जो फिलहाल पिछले वर्षों में बनाए जा रहे हैं वो 110 वर्ग गज तक के ही, यानी कि आपको एक छोटा सा अंदाजा बताऊं तो 30 × 33 वर्ग फुट का ही पट्टा जो है 990 वर्ग फुट का ही जो है आपको पट्टा मिलेगा। और यह अहस्तांतरणीय प्रवृत्ति का पट्टा होता है दोस्तों। तो आपको भूखंड खरीदते वक्त पट्टे के अंदर देखना होगा, यदि अहस्तांतरणीय लिखा हुआ है तो वह आप पट्टा जो है भूखंड नहीं खरीद सकते, यानी कि वह उम्र भर उस व्यक्ति के नाम रहेगा और उसकी मृत्यु के उपरांत वह जायज वारिसों के अंदर उसके नामांतरण हो जाएगा। ये था दूसरे प्रकार का पट्टा। तीसरा प्रकार का पट्टा होता है जिसमें नगर पालिका में बोली से या नीलामी से जो आप भूखंड लेते हैं उसकी जो लीज डीड बनाई जाती है वह पट्टा। चौथे प्रकार का स्टेट ग्रांट का पट्टा होता है दोस्तों, जो 1 रुपए या 5 रुपए के नॉमिनल चार्जेस पे बनाया जाता है। उसकी भी विभिन्न प्रकार की शर्तें होती है, जो मैं अगले वीडियो में जब भी इसका वीडियो बना करके डालूंगा तो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। और यह पट्टे जो आबादी भूमि पर या कच्ची बस्ती पर या स्टेट ग्रांट के पट्टे बनाए जाते हैं, सामान्यतः यह हमेशा के लिए जो रूटीन का कार्य है एक इस तरीके से नहीं बनाए जाते।
ये सामान्यतः सरकार द्वारा जब जब इसमें रिलैक्सेशन आता है, अभियान के तौर पे चलाया जाता है, तब ये पट्टे सामान्य तौर पे बनाए जाते हैं। 5 नंबर का पट्टा जो है तय बाजारी की 99 वर्षीय लीज या लघु अवधि की लीज जो तय बाजारी की दुकानें होती है उनका पट्टे के अंदर आती है। छठे प्रकार के अंदर कृषि भूमि में जो निजी खातेदार अपनी जो खातेदारी की जमीन है उस पर कॉलोनी कटवाता है। कॉलोनी 90A की कार्रवाई गतिविधि करवाने के बाद में उसके जो पट्टे होते हैं उसकी एक लिस्ट जो है खातेदार द्वारा नगर पालिका में भेजी जाती है कि भी फला आदमी को हमने ये भूखंड बेचा है, आप इसके नाम पट्टा जारी कर सकते हैं। तो वो कृषि भूमि का पट्टा होता है और वह कृषि भूमि जो है गैर कृषि भूमि में जब उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है आवासीय क्षेत्र में, तब वह पट्टा उसका बनाया जाता है। 7वें प्रकार का पट्टा है कृषि भूमि पर ही होता है, लेकिन 1999 से पूर्व की जो बसी हुई कॉलोनियां हैं उसमें नगरीय निकाय द्वारा उसको सुओ मोटो कर दिया जाता है, यानी कि स्वतः संज्ञान से उसको जो है खातेदारी अधिकार खत्म करते हुए जब उस पर आबादी बस जाती है और बहुत साल बीत चुके होते हैं, तब सरकार द्वारा समय समय पर उसमें रिलैक्सेशन दिया जाता है और उसे सुओ मोटो से उसको स्वयं प्रेरणा से उसको जो है गैर कृषि कार्य के लिए तब्दील कर दिया जाता है, यानी कि आवासीय क्षेत्र में तब्दील कर दिया जाता है और उसके पट्टे होते हैं वो भी कृषि भूमि के ही पट्टे होते हैं। 8 नंबर के पट्टे के प्रकार में भू आवंटन नीति 2015 के तहत विभिन्न संस्थाओं को, सरकारी कार्यालयों को दी गई जो जमीन आवंटन की जाती है उसके पट्टे होते हैं। धार्मिक संस्थानों को दी जाती है, धर्मशालाओं को दी जाती है या अन्य किसी भी प्रकार के जो सामुदायिक जो क्षेत्र है उनको दी जाती है, विभिन्न विभागों को दी जाती है, तो उससे संबंधित पट्टे होते हैं। 9वां प्रकार का राजस्थान नगरपालिका गैर कृषि भूमि का अभ्यर्पण एवं पूर्ण स्वामित्व पट्टे की मंजूरी नियम 2015 के 69A धारा के तहत अनुज्ञा जारी करने के पट्टे होते हैं। 69A वह भी मैं आपको विस्तार से जो है इस पर एक वीडियो बना करके डालूंगा। 10 नंबर में खांचा भूमि जो है स्ट्रिप ऑफ लैंड या भूपट्टियां जिसे कहा जाता है उसका पट्टा होता है। अब मैं आपको इसी टॉपिक पर आज के वीडियो के अंदर खांचा भूमि से संबंधित बता देता हूं। खांचा भूमि क्या होती है? खांचा भूमि ऐसी भूमि होती है जो आपके मकान के आगे हो सकती है, पीछे हो सकती है, दाएं हो सकती है, बाएं हो सकती है, जो स्वतंत्र भूखंड के रूप में नगरीय निकाय उसको नीलाम नहीं कर सकता, उसकी बोली नहीं कर सकता है। ऐसी भूमि को स्ट्रिप ऑफ लैंड कहते हैं। वह आप आवेदन करके नगरीय निकाय से प्राप्त कर सकते हैं। सपोज दैट 2 मकानों के बीच में ऐसी 10x50 की जगह रह गई है, आपका भूखंड है 30x50 का 2 लोगों का और बीच में उसमें 10x50 की जगह रह गई है और 10x50 के अंदर यदि स्वतंत्र भूखंड बना करके उसको बेचना संभव नहीं है तो दोनों लोगों के बीच में उसको नीलाम किया जाएगा। आपके घर के पीछे जो है 5 फुट की जगह रह गई है जिसके अंदर किसी भी व्यक्ति का रास्ता नहीं लगता है और वो केवल आपको ही दी जा सकती है, तो वह आपको खांचा भूमि के रूप में स्ट्रिप ऑफ लैंड के रूप में दे दी जाती है और वह आरक्षित दर से दुगनी दर पर आपको दी जाती है। दोस्तों मैं बता देना चाहूंगा खांचा भूमि जो है सामान्यतः उसी प्रयोग के लिए दी जाएगी जिस प्रयोग के लिए मूल भूखंड है। यदि आप दुकान के आगे पीछे दाएं बाएं आगे जहां भी उसकी जो है खांचा भूमि लेना चाहते हैं तो वह दुकान के लिए उपयोग यानी व्यवसायिक उसका उपयोग कर सकते हैं। औद्योगिक क्षेत्र के पास में यदि आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए उद्योग के लिए प्रयोग करनी होगी। भवन के लिए यानी आवास के लिए लेना चाहते हैं तो उसका आवासीय उपयोग ही करना होगा। यहां बता देना चाहूंगा दोस्तों कि ये जो है 100 वर्ग गज तक अधिकतम खांचा भूमि दी जा सकती है, लेकिन जब अभियान चलाया गया था पीछे वर्ष 2017 के अंदर और उससे पहले भी, तब इसकी अधिकतम सीमा बढ़ा करके 150 वर्ग गज तक भी कर दी गई थी और इसका भी जो है राशि की गणना आपको उसी नगरीय निकाय की आरक्षित दरों का पता करके और उसको दुगना करके यहाँ पर आपको गणना करनी होगी। उसी संबंधित नगरीय निकाय से जो आपके जो है क्षेत्राधिकार में लगता है उससे पता करना होगा। भू पर पट्टी यानी कि जो स्ट्रिप ऑफ लैंड है, खांचा भूमि है, वो 3 शर्तें यदि लागू होती है तभी वह देय होती है, अन्यथा वह देय नहीं होती है। नंबर 1 शर्त है लोक सुरक्षा को यदि खतरा है और यातायात नियमों की यदि जो अवहेलना हो रही है तो वह खांचा भूमि के रूप में देय नहीं होगी। नंबर 2 पर है यदि इसका उपयोग जो है मूल भूखंड से भिन्न प्रयोग के लिए किया जाना है तब भी यह देय नहीं होगी। और नंबर 3 है कि जब तक भवन रेखा स्थापित नहीं हो जाए तब तक यह भूखंड जो है भूपट्टी के रूप में यानी कि स्ट्रिप ऑफ लैंड के रूप में देय नहीं होगा। यहाँ भवन रेखा से तात्पर्य यह है कि सपोज दैट एक जो है ब्लॉक है पूरा और उसमें आपने एक ही मकान बना रखा है, तो आप ये नगरीय निकाय से मांग नहीं कर सकते कि उसके पीछे की जो खाली पड़ी जगह है वो मेरे को दे दो, यानी कि वहां पर पूरी आबादी बस जाएगी जब और भवन रेखा तय हो जाएगी। उसके बाद में यदि ऐसा कोई टुकड़ा बच जाता है तो आप मांग कर सकते हैं। जैसे एक ब्लॉक है और उस ब्लॉक के अंदर आपका कॉर्नर का मकान है,
और उस कॉर्नर में नगरीय निकाय ने क्या किया कि पीछे का जो ब्लॉक था वो आपके ब्लॉक से 5 फुट आगे था, तो उसकी सड़क और नाली जो है 5 फुट आगे करते हुए बना दी, जो कि अब इस ब्लॉक के अंदर आपके मकान से 5 फुट आगे तक नाली और सड़क है, और उस सड़क की जो चौड़ाई है वो 30 या 40 फुट उतनी ही कायम होती है जितनी की पिछले ब्लॉक में कायम हो रही थी। तो आप उसके पास वाली जमीन की खांचा भूमि के रूप में मांग कर सकते हैं। ये भवन रेखा थी। तो दोस्तों, ये कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। अपने दोस्तों को भी ये जो है शेयर कीजिए। और दोस्तों, मैं निवेदन कर देना चाहूंगा कि जब आप वीडियो चला लें तो उस वीडियो को पूरा देखें, उसको बीच में ना काटें। यदि आप कोई काम भी लगे हुए हैं तो उसको चलने देवें। बीच में रोकने से जो है वीडियो पर नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। तो कृपया करके इसे बीच में ना रोकें और पूरा देखें, सभी दोस्तों को भी दिखाएं, लाइक और सब्सक्राइब करें। यदि आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।